नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग सॉट्स्ट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स। मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन स्टडीज मैथ्स हिंदी। फर्स्ट ईयर। MTT 011 अनुवाद इतिहास एवं परंपरा। खंड 1 अनुवाद की एशियाई परंपरा अर्थ एवं क्षेत्र विस्तार। इकाई 1 अनुवाद की एशियाई परंपरा एक परिचय। 1.0 उद्देश्य। यह इकाई एशियाई देशों की भाषाओं के अनुवाद परंपरा से संबंधित है। इस इकाई को पढ़ने से आप जान सकेंगे कि एशिया महादेश की भाषिक परिस्थितियां क्या हैं, इन भाषाओं के बीच सांस्कृतिक सूत्र क्या हैं, इनमें अनुवाद की परंपरा और स्थिति क्या है, एशियाई देशों में अनुवाद परंपरा कैसी रही है। एक प्रस्तावना। आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टियों से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती हैं। एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी-कभी यूरेशिया भी कहा जाता है। एशियाई महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। कॉकस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। एशिया महादेश के प्रमुख राष्ट्र हैं अज़रबैजान, अर्मेनिया, इज़राइल, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, उज़्बेकिस्तान, उत्तरी कोरिया, ओमान, कंबोडिया, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, चीन, जापान, जॉर्डन, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, ताइवान, तजाकिस्तान, थाईलैंड, दक्षिणी कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, पूर्वी तिमोर, फिलीपींस, बांग्लादेश, बर्मा, बहरैन, भूटान, ब्रुनेई, भारत, मंगोलिया, मलेशिया, मालदीव, कतर, लाओस, लेबनान, श्रीलंका, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, सिंगापुर, सीरिया, येमान आदि। इसी महाद्वीप में सुमेर सभ्यता, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता जैसी प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म हुआ। चीन और भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भी हैं। पश्चिम में स्थित लंबी भूसीमा यूरोप को एशिया से पृथक करती है। यह सीमा उत्तर दक्षिण दिशा में नीचे की ओर रूस में यूराल पर्वत तक जाती है, यूराल नदी के किनारे किनारे कैस्पियन सागर तक और फिर काकेशस पर्वतों से होते हुए अंध सागर तक। रूस का लगभग 3/4 भूभाग एशिया में है और शेष यूरोप में 4 अन्य एशियाई देशों के कुछ भूभाग भी यूरोप की सीमा में आते हैं। विश्व के कुल भूभाग का लगभग 30% एशिया में है। इस महाद्वीप की जनसंख्या अन्य सभी महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है। लगभग 60% उत्तर में बर्फीले आर्कटिक से लेकर दक्षिण में उष्ण भूमध्य रेखा तक यह महाद्वीप लगभग 4,45,79,000 किमी क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कुछ विशाल खाली रेगिस्तान, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत और कुछ सबसे लंबी नदियां भी शामिल हैं। मार्च 2013 को विकिपीडिया पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार इसकी जनसंख्या 387.9 करोड़ तथा जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 89 है। इतने बड़े जनसंकुल भूखंड में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का फलक विस्तृत होना लाजिमी है। भाव, विचार और वस्तु के आदान प्रदान हेतु अनुवाद कार्य की लंबी परंपरा का होना भी यहाँ तय ही है, वरना पूरे भौगोलिक परिदृश्य में अपरिचय का सन्नाटा देर तक छाया रहता। 1-2 एशियाई देशों का भाषिक संदर्भ। मार्च 2013 तक विकिपीडिया तथा लिंग्वामोन पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार 47 देशों के इस विशाल महाद्वीप में लगभग 2000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें भिन्न भिन्न भाषाई परिवारों में बांटा गया है। इनमें से कुछ तो सिर्फ एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं और अन्य महाद्वीपों को विश्व से जोड़ते हैं। सिर्फ एशियाई महाद्वीप में पाए जाने वाले भाषा परिवार हैं आल्ताइक, द्रविड़, सिनो तिब्बती
ऑस्ट्रो एशियाई, अफ्रीकी एशियाई, भारतीय यूरोपीय आदि। भाषाई परिवारों में सम्मिलित भाषाओं के अलावा भी कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके स्रोत की सही जानकारी नहीं मिल पाई है। उनमें से कुछ नाम जापानी, कोरियाई, आइनू, गिलियाक या फिर बुरुशास्की के लिए जा सकते हैं। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप में अत्यधिक विविधताएं हैं। कुछ भाषाएं तो ऐसी भी हैं जिनके बोलने वाले कुछ ही बचे हैं। उदाहरण के लिए साइबेरिया की कुछ भाषाओं का नाम लिया जा सकता है। ध्यान देने की बात है कि एशिया की 3 भाषाएं चीनी, हिंदी और बांग्ला विश्व की 5 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से हैं। एशिया की आधिकारिक भाषाएं अधिकतर देशों में स्थानिक हैं। इस वजह से बहुत सी स्थानीय भाषाएं दूसरी स्थानीय भाषाओं के दबाव से खतरे में हैं। खतरा तो औपनिवेशिक भाषाओं से भी है, पर दूसरे महाद्वीपों की तरह यह खतरा यहाँ अपेक्षाकृत कम है। इसके बावजूद ऐसे देश भी हैं जहाँ अंग्रेजी या फ्रांसीसी जैसी भाषाएं आधिकारिक हैं। भारत, पाकिस्तान, सिंगापुर जैसे देशों में अंग्रेजी सहाधिकारिक है, जबकि कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में फ्रांसीसी मान्यता प्राप्त भाषा है। उल्लेखनीय है कि एशियाई भाषाओं ने दुनिया भर की भाषाओं को ढेर सारे शब्द दिए हैं। तूफान, चाय, चीनी, जंगल, शैम्पू, हिंदी, आम, तमिल, लांचा, काराम्बोला, मलय, खाकी, बोनसाई, जापानी, साग, प्याला, फारसी, जूता, कुश्क, तुर्की, लामा, तिब्बती, पांडा, नेपाली, मामुत, ओसेत जैसे ढेर सारे शब्द इसके उदाहरण हैं। 3 पश्चिमी अनुवाद, परंपरा और एशियाई प्रयाण। अन्य विमर्शों की तरह अनुवाद विमर्श पर भी पश्चिमी प्रवक्ताओं का बोलबाला रहा। 15वीं शताब्दी के आसपास बाइबिल के अनुवाद होने लगे और 16वीं शताब्दी के आसपास ग्रीक और रोमन क्लासिकल साहित्य के अनुवाद की भी विशद परंपरा बनी। रोमन और ग्रीक अनुवादों के पीछे तो आत्मसंवर्धन और कुछ अच्छा सीखने की मनोवृत्ति काम कर रही थी। पोपड्राइडन जैसे कवि कालातीत रचनाओं को आत्मसात करते हुए अपनी भाषा का गौरव ही बढ़ा रहे थे और आगे आने वाले लेखकों के सामने अच्छे लेखन का मॉडल दे रहे थे। औपनिवेशिक शासन के गर्भगुमान ने अंग्रेजी अनुवादों से वह विनय छीन लिया जिस कारण मनुष्य दूसरों की तरफ से सोचने का अभ्यासी होता है और लगातार यह यत्न करता रहता है, अनुवादों में और अन्य उपक्रमों में भी, कि मैं दूसरों के हित में अपने श्रम का विनियोग कैसे करूं, क्या करूं कि सामने वाले को अच्छा लगे और उसका हित भी सधे, उसकी, पाठ की या अन्य मुश्किलें दूर हों, बृहत्तर जीवन का मर्म समझने में उसको आसानी हो। यह दृष्टिकोण विकसित होते होते कई सदियां बीत गईं। कुछ मिशनरी और ब्रिटिश अफसर जैसे एलिफिस्टन इस तरह के उदार भाष्यवादी अनुवादों की ओर प्रवृत्त हुए। 19वीं शताब्दी में न सिर्फ बाइबिल बल्कि पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद में भी अनुवाद का भाष्यवादी दर्शन काम करने लगा और पश्चिमी हर्मेन्यूटिक्स से अलग एशिया की अंतःपाठीय गपशप वाली परंपरा में इसका विकास हुआ। 4 अनुवाद की एशियाई परंपरा। एशियाई देशों में लोक और शास्त्र दोनों के भाष्यपरक अनुवादों की सदियों पुरानी परंपरा रही है। जगजाहिर है कि अनुवाद कार्य किसी पाठ का एक भाषा से दूसरी में अंतरण है। मूल भाषा को हम स्रोत भाषा और अनूदित भाषा को लक्ष्य भाषा कहते हैं। इसी क्रम में भाषांतरित पाठ मूल पाठ की मस्तमौला संतान लगता है। अभिभावक पाठ के प्रति उसका राग भरपूर रहता है, पर वह शब्दशः अनुसरण नहीं करती, बीच बीच में अपनी स्वायत्त उड़ानें भी भरती है, बेशक वह उड़ान उतनी स्वच्छंद नहीं होती। अनूदित पाठ में मूल पाठ की परंपरा आगे बढ़ाने, पीढ़ी दर पीढ़ी उस पाठ की स्मृतियां सुरक्षित रखने, स्थान और काल के थपेड़ों से उसे बचाए रखने, उसकी प्रासंगिकता बनाए रखने की प्रखर धारणा बसी होती है। दरअसल पाठ के कोने अंतरे में बहुतेरे सूक्ष्म अर्थ छुपे होते हैं। किस युग में कौन सा अर्थ लागू होगा, किस स्थान पर किस समूह में वह नया अवतार लेगा,
यह तय करने का सूक्ष्म विवेक अनुवादकों और भाष्यकारों को तो होता ही है, अंतःपाठीय उड़ाने लेने वाले उन नए लेखकों को भी होता है जो अपनी परंपरा से मुखर संवाद कायम रखना चाहते हैं और जो जातीय और ऐतिहासिक अनुभूतियों के आलोक में समसामयिक अनुभवों की व्याख्या करते हैं। विगत को आगत से व्युक्त नहीं मानते। एशियाई देश आध्यात्मिक गुरुओं और भासमान धार्मिक ग्रंथों, प्रवचनों, श्रुतियों, अनुश्रुतियों, भाष्यों, अनुभाष्यों, वाद विवादों, संवादों का धाम रहे हैं। मतसम्मत और वैचारिक दृष्टि से तीन महत इकाइयां हम सामने लेकर चलें: हिंदू आर्य ग्रंथ, बौद्ध और जैन आर्य ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान के भाष्यमुखी अनुवाद। भारत, जापान, जावा, सुमात्रा, चीन और श्रीलंका में अनुवाद शाब्दिक न होकर भावबोधक और व्याख्यामूलक है, एक तरह से अंतःपाठी। इनकी देशी और मार्गी परंपराएं कई रही हैं। कुरान का अनुवाद मध्य एशिया के देशों में हुआ और चूंकि अरबी में एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसलिए प्रामाणिक अनुवाद कम ही हुए और राजनीतिक कारणों से भी अंतःपाठीय उड़ानों का कोई स्कोप नहीं रहा। राजनीतिक कारणों से पाठ की दुरूहता बनाए रखी गई। युग के अनुसार उनमें भी नए अर्थों के संधान संभव थे, पर सामान्य लोगों को पाठ से अंतरंग गपशप की छूट नहीं मिली। अनुवाद हुए तो अच्छे और सुसंगत, पर थोड़े थोड़े औपचारिक से। भारतीय आर्ष ग्रंथों के अनुवाद फारसी तक में हुए, इसके पीछे दाराशिकोह जैसे उदार लोगों की बड़ी भूमिका है। चीनी यात्री फाहियान, शान यू, थीजिंग, जॉन जॉन या भारतीय विद्वान धर्मकीर्ति कुमारजीव बुद्धजीव, धर्मक्षेत्र, संघमूर्ति, महेंद्र संघमित्रा आदि के माध्यम से जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए, उसका एक प्रमाण सोकाकाई नामक बौद्ध संप्रदाय द्वारा प्रचारित लिटर्जी की भाषा है। जापान के शांति सेनानी महर्षि इकेदा के शिष्य विश्व के कोने कोने में इसका सस्वर पाठ परिवेश संशोधन की खातिर करते हैं और इसकी भाषा प्राचीन चीनी है। मूल पाठ संस्कृत पाली का है। उसका अनुवाद कभी चीनी में कुमारजीव ने किया। मजे की बात यह है कि रोमन लिपि में वह दुनिया के सारे देशों के शांति सेनानियों के बीच बंटता है। यह शोकाकाई पढ़े लिखे समृद्ध लोगों का ऐसा संगठन है जिसका चरित्र विश्वयुद्ध के बाद पनपी फिलेंथ्रोपिस्ट सोसाइटी से मिलता जुलता है। यह एक तरह का सहायता मंडल, हेल्प ग्रुप है जो सबके संकट में नैतिक अवलंब देता है, थोड़ा आर्थिक अवलंब भी, और मिलकर उच्च स्वर में पाठ करता है। एक ऐसी लिटर्जी के अनुवाद का एक रोचक उदाहरण है मयो हो रेन जी क्यो होबन पौन दाइनी निजी सेशन जो सन्मय अंजो म्यो हो रेंगे क्यो ओवेन पौन दाइनी निजी से सौन जुसेनमाई आंजो। यहाँ मयो का उच्चारण नमयो की तरह होता है और जानकार लोग बताते हैं कि संस्कृत हिंदी के नमन का ही अर्थ निकलता है। यहाँ पूरा स्तोत्र जो प्राचीन जापानी, चीनी और पाली अनुवादों के विभिन्न संस्करणों की अनुगुंजों की छींट है। कुल मिलाकर यह कहता है कि हमारे भीतर के कीचड़ में जो अस्फुट कमल सिर झुकाए खड़ा है, प्रज्ञा के प्रकाश से पूरा खिल जाए। लद्दाख के मंदिरों में मणिपद्मोह आदि जो गाया जाता है, उसका भी आशय प्रायः यही है। चीन में महायान के महाप्रचारक बोधिसत्व कुमारजीव ने इस सद्धर्म पुंडरीक के सिवा अन्य भी कई महत्वपूर्ण सूत्रों जैसे पारमिता सूत्र, सत्शास्त्र, विमलकीर्ति निर्देश आदि का अनुवाद सन 405 के आसपास किया। कुमारजीव सन 344 से 413 एक उद्भट अनुवादक थे। बौद्ध धर्म के इस महान प्रचारक ने जेल में चीनी भाषा सीखी थी। सामान्य कैदियों के बीच रहते हुए बोलचाल की आम भाषा का उनको अभ्यास हो गया। बोलचाल की इसी सामान्य भाषा में साहित्य लिखने की खातिर एक बड़ा आंदोलन तो बाद में चला, जब साधारण लोगों ने ऊर्ध्वबाहु प्रतिज्ञा ली कि हमारे हाथ वही लिखेंगे जो हमारे मुंह बोलते हैं। पर कुमारजीव ने कई दशक पहले इस क्रांतिकारी पहल की भूमिका रच दी। उनके सारे के सारे
अनुवाद बोलचाल की भाषा के निकट होते हुए भी महिमामय और प्रांजल हैं। जिस मध्यम निकाय के प्रस्तोतावे थे, उनकी भाषा शैली भी उसी मध्यम निकाय का परावर्तन जान पड़ती है। सन 382 में धर्मप्रिय आदि द्वारा किए गए समस्त अनुवाद इसके आगे उलझे हुए जान पड़ते हैं। भाषा विज्ञान की भारतीय परंपरा में निष्णात कुमारजीव शब्दार्थ के समीचीन समन्वय का महत्व अच्छी तरह जानते थे और उनका प्रधान आग्रह बोधगम्यता, इंटेलिजिबिलिटी पर था। अनुवाद को वे सहसंयोजित प्रयास, कोलेबोरेटिव एफोर्ट मानते थे। संवादों के चुटीलेपन और सांगीतिकता की भी रक्षा उन्होंने अपने अनुवादों में भरसक की है। यह उनके अनुवादों का ही प्रभाव था कि बादशाह लियांग के समय सन 502 से 549 पूरा राज्य बौद्ध हो चुका था। कुमारजीव चीनी विद्वानों के दल के सम्मुख बैठकर पंक्ति पंक्ति सस्वर पढ़ते थे। एक एक पंक्ति पर रुककर वे मौखिक रूप से उसका चीनी अभिप्राय बोलचाल की चीनी भाषा में बता दिया करते थे। विद्वत परिषद अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी के साथ उसका भाषिक परिष्कार किए चलता था। एक लिपिक संशोधित अनुवाद लिखता चलता था, बाद में कोई संपादक उसकी शैली और आंतरिक संबद्धता की जांच कर लेता था। फिर बाद में कोई अक्षरज्ञाता, कैलीग्राफर चीनी शब्दों, आइडियोग्राफी की जांच परख कर निश्चिंत हो जाता था ताकि छोटी सी असावधानी से भारी भूल की गुंजाइश रह न जाए। किन वंश के अंतिम राजा के शासनकाल में कुमारजीव जब वापस चीन आए, उन्होंने 8 साल उनकी राजधानी फुजियान में रुककर 35 बौद्ध ग्रंथों के 300 खंडों का अनुवाद किया। तैशो त्रिपिटक खंड 55 प्री 11 उस दौर के चीनी जनमन के प्राणवान अनुवाद थे। नागार्जुन की कृतियां, पद्मसूत्र टीका, महायान के अन्य व्यापक सूत्र, महाविवेक सूत्र, विमलकीर्ति सूत्र आदि। तियंताई स्कूल ने पुंडरीक सूत्र के प्रचार प्रसार में व्यापक भूमिका निभाई और 13वीं शताब्दी में निचिरिन दाइशोनिन ने हर क्षण जीवात्मा में 3000 मनःस्थितियों की उपस्थिति का दर्शन आत्मसात कर विशद अध्ययन मनन के बाद एक हृदयहारी टिप्पणी की कि शाक्य मुनि बुद्ध के सूत्र में कुमारजीव ने अपनी राय जोड़े बगैर जस के तस उन तक पहुँचाए, औरों ने तो दूध में पानी मिलाया, औषधि में विष। वैल्यू क्रिएशन, अगस्त 2011 वॉल 6/8 यूएची काव्या द्वारा उद्धृत प्री 147। कुमारजीव को लेकर एक किंवदंती भी तब से चीन में चलने लगी कि कुमारजीव को मृत्युपरांत जब अग्निपुंज में अर्पित किया गया, हड्डियां तो राख हो गई पर वे एक नील पद्म पर इस दमक के साथ लेटी रहीं कि सूर्य की रोशनी भी शर्मा जाए। द बायोग्राफीज ऑफ एमिनेंट प्रीस्ट्स, तैसो त्रिपिटका, वॉल 50 पी 333। एक श्रेष्ठ अनुवादक के तेज को समर्पित यह प्रतीक कथा एशिया की अनुवाद परंपरा को अलग तरह का छप दब देती है। 1.5 प्राचीन और मध्यकालीन अनुवाद। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सन 1800 तक ईरान, इराक, भारत और चीन से प्रभावित रहा। हिंद महासागर पर तैर रहे व्यापारिक पोतों और पूरे के पूरे सिल्क रूट के जिस कारण क्रेता विक्रेता के आपसी संवाद का माध्यम अनुवाद कीलित मिश्र भाषा बनी, वस्तुओं का क्रय विक्रय जिस तरह सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम बना, उसकी कहानी बड़ी रोचक है। व्यापारी लोग माल असबाब के साथ साथ तरह तरह के किस्से भी घर लाते थे। मोजाम्बिक से मलक्का तक के सांस्कृतिक आदान प्रदान के सिलसिले में हिंद महासागर पर तैर रहे महापोतों में व्यापारिक गतिविधियों के दौरान हुए अनुवादों का सिलसिला भी शामिल है। इन वस्तुओं के आदान प्रदान में हृदयों के अनुबंध की भी कहानी लिखी जाएगी। पौराणिक कथाएं, अरेबियन नाइट्स, दाराशिकोह द्वारा पौराणिक ग्रंथों के अनुवाद एवं अनुवाद कर्म को प्रातिष्ठानिक सहायता, समारोह पूर्वक शास्त्रार्थ का आयोजन। सारी संवेदनाएं वहां दर्ज होंगी जहां न आरंभिक आक्रमण होगा, न थलवर्ती व्यापार। 7वीं शताब्दी के पहले एक रेखीय चाल चलता हुआ सोना पश्चिमी यूरोप से बाइजेंटियम और फिर हिंद महासागर के तटीय देशों तक आया।
मुस्लिम आक्रमणों तक सोने का संचार बंद हो गया, चांदी और चमकीली गाथाओं का चलन बढ़ गया। पारस और बाइजेंटियम के सोने पर, सासानीद की चांदी और पश्चिमी गौरव ग्रंथों पर पौर्वात्य आर्ष ग्रंथ, लोक कथाएं आदि हावी हुईं। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और भारतवर्ष का नैतिक भूगोल विस्तृत होता गया। मार्क्स से विफोगल तक एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन, हाइड्रोलिक स्टेट, ओरिएंटल डेपोटिज्म आदि की बात करते नहीं थकते। साहित्य में भी सांस्कृतिक निधियों के बढ़ते प्रभुत्व की बातें लगातार दर्ज हैं। यही वह समय है जब पाली प्राकृत और संस्कृत से भरपूर अनुवाद विभिन्न देशों की स्थानीय भाषाओं में सारे बौद्धों ने किया। उधर भारतीय तटों पर तुर्की, आर्मेनिया, पर्शिया, यहूदी, यूरोपीय और बामियान व्यापारियों और अन्य यात्रियों बटा मिशनरियों का आगमन बना रहा। खुल जा सिमसिम जैसे अनुरोध भाव से सांस्कृतिक निधियों के गुफा द्वार का मुंह अनुवाद के जरिए खुलता गया। बाद में सांस्कृतिक उठापटक का खेल शुरू हुआ तो कुछ असंगत स्थितियां उभरीं, पर इस बात से तो इनकार नहीं ही किया जाएगा कि विश्व की गहन सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में इन अनुवादों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ब्राउडल लिखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि समुद्र सब कुछ है। कोई प्रयास करने को राजी हो तो यह एकता बनाने और आवागम तथा विनिमय का अवसर प्रदान करता है, अन्यथा यह बहुत बड़ा अवरोध है जिसे लांघना बड़ा मुश्किल है। सामान्य सागर के अलावा कथा सागर और अनुवाद सागर पर भी ये प्रपत्तियां लागू हैं। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पहले खंड में भारत के साथ यूरोपियनों के व्यापार के बारे में के एन चौधरी लिखते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर लाल सागर के बीच के व्यापार पर काहिरा स्थित व्यापारी संगठन करीम का वर्चस्व जरूर था, लेकिन एकाधिकार नहीं था। आर बी सर्जेंट ने तत्कालीन अरबी स्रोतों के आधार पर ही दिखाया है कि दक्षिण अरब के बंदरगाहों पर भारतीय जहाज नियमित रूप से आते रहते थे और 15वीं शताब्दी तक तो गुजराती बनिए इस इलाके में बाकायदा बस चुके थे। एस डी गोएतियन ने यह दिखाने वाले पर्याप्त साक्ष्य जुटाए हैं कि भारतीय व्यापार का चरित्र काफी कॉस्मोपॉलिटन था। इसमें यहूदी व्यापारी तक अपने हिंदू भाइयों और मुस्लिम दोस्तों के साथ ऊंची हैसियत हासिल कर सकते थे। ऐसा लगता है कि 12वीं सदी में गठित करीब 15वीं सदी तक आते आते हिंद महासागर में पुर्तगालियों के प्रकट होने के पहले ही काफी दबाव में आ चुका है। पियर्सन और चौधरी ने ठोस तथ्यों के आलोक में महराज ठाकुर, महामती प्राणनाथ के अरब तक फैले व्यापार की चर्चा की है। समुद्र यात्रा से परहेज करने वाले हिंदू व्यापारी भी अपने विचारों और रुझानों में इतने भूले हुए थे कि मुसलमानों को दोस्त समझने वाले यहूदी व्यापारी उन्हें अपना भाई समझते थे। बहुतेरी यहूदी गाथाओं के चरित्र हिंदू हैं। लोग इन दिनों उनकी रेशन अकाउंटिंग और रेशन बिजनेस एथिक्स की बात करते नहीं थकते, और गौर करने की बात यह है कि बिना यूरोपियन हस्तक्षेप के भी एशियाई देशों में न सिर्फ व्यापारिक बल्कि सांस्कृतिक संवाद कायम था, और बहुतेरी लोक कथाओं की अंतःपाठीय उड़ानें इसका प्रमाण हैं। फारस का घोड़ा, उड़ंक टोला आदि मोटिफ भी साझा संस्कृति की दास्तान का एक महत्वपूर्ण संस्करण है। पुरुषोत्तम अग्रवाल भी सप्रमाण लिखते हैं कि प्रबोधन का सिर्फ यूरोपीय संस्करण प्रचार में आया। वैसी वैचारिक गतिविधियां एशिया में भी हुई, लेकिन बहुत से प्रबुद्ध विचारक और अनुवादक मानक स्मृति में नाम दर्ज करा पाए तो बस इसलिए कि वे जर्मन, फ्रेंच या अंग्रेजी में नहीं, चीन, भारत, अरब और अफ्रीका की भाषाओं में विचार कर रहे थे। इनके आपसी अनुवाद राजनीतिक और प्रातिष्ठानिक संवर्धन के अभाव में बिखरे बिखरे से रहे, पर लोक साहित्य में अनुवाद प्रस्तावित सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई प्रमाण मिल ही जाते हैं। 1.6 औपनिवेशिक अनुवाद, घालमेल, अनुकूलन। विलियम जोन्स औपनिवेशिक अनुवाद का एक जानामाना नाम है। उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद,
1792 और कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम 1789 के अनुवाद किए थे। भारतीय परंपरा में गीत गोविंद एक मांसल काव्य है। प्रेमियों के आपसी संवाद, उनके भावगत देहगत सौंदर्य का निरूपण उसे एक अलग पहचान देते हैं। पर अनुवाद में इसका कायापलट हो गया है और जोन्स उसे पारसी और हिंदी की रहस्यवादी काव्यधारा का अंग मानते हैं। अपनी भूमिका में वे इसकी चर्चा तो करते हैं कि अपनी ओर से उन्होंने बहुत ज्यादा रद्दोबदल नहीं की, किंतु उनका हर छंद उसे यूरोपियों के आगे एक अजूबा बनाकर परोसने की मनोवृत्ति से ग्रस्त है। इसे पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि अनुवाद की एशियाई परंपरा से निहायत अलग इसका चरित्र है। आशीष नंदी के शब्दों में कहें तो औपनिवेशिक शासन ने अपनी वैधानिकता ही इस सूत्र से रची कि आदिम संवेगों और बचपन के बीच समानांतर संबंध कायम करो। कुछ सभ्यताएं अभी बाल्यकाल से ही गुजर रही हैं और उन पर कृपा बरसाना, उन्हें प्रोत्साहित करना जरूरी है। अनुवाद इसी प्रोत्साहन का एक सूत्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम कुछ वर्षों में एडविन आर्नोल्ड ने पर्ल्स ऑफ फेथ इन दी ओरिएंट नाम से भारतीय आर्ष ग्रंथों के कुछ चुनिंदा हिस्सों का अनुवाद किया। उधर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने मुकुंदराम चक्रवर्ती की लंबी कविता चंडीमंगल काव्य का अनुवाद भी प्रायोजित कराया और हितोपदेश का भी। दोनों के अनुवाद में अनुवाद की यूरोपीय परंपरा से एक स्पष्ट प्रयाण दिखाई देता है और वे अनुवाद एशियाई परंपरा के भाष्यों से भी सर्वथा अलग हैं। इस काल के प्रायः सारे अनुवादों पर मैकॉले के मिनट्स ऑन एजुकेशन की छाया है, जिसका एक हिस्सा हम उद्धृत कर रहे हैं। मुझे न संस्कृत का ज्ञान है, न ही अरबी का। ये ग्रंथ मैंने अनुवाद में ही पढ़े हैं या पढ़े लिखे लोगों से उनकी चर्चा सुनी है। उन सबका मत कुल मिलाकर यही है कि भारत और अरेबिया के सारे ग्रंथ मिलकर एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का खाना भी न भर पाएंगे। कविता में इतनी कुछ गति जरूर है, पर सब काव्य ग्रंथ मिलकर भी इंग्लैंड के प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाले सारसंक्षेप से भी हीन है। मैकॉले टी.बी. सिलेक्टेड राइटिंग सन जॉन क्लाइव टॉमस पिनी, शिकागो प्री 241 1972। यूरोपीय अनुवाद की न्यूनकारी परंपरा एक खास तरह की प्रतीक व्यवस्था, सिंबॉलिक ऑर्डर बना गई और भारतीय पाठ के लिए महाद्वार में प्रवेश पाने की पहली योग्यता बन गई। अपनी परंपराओं, अपनी जातीय स्मृतियों, अपनी कथन भंगिमाओं से अलग एक न्यूनीकृत सारसंक्षेप परोसा जाने लगा। और तो और रवींद्रनाथ ठाकुर के ऑटो अनुवाद भी इससे अछूते न रहे। कई बार अनुवाद अंग्रेजों की समझ में आने लायक नए बिंबों बटा नई वाक्य संरचनाओं से लगभग एक नया पाठ बन गया। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर 16 अक्टूबर 1916 में रवि बाबू की एक स्वीकारोक्ति भी छपी। सियाटेल के एक कवि पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा, काश आप इसे मूल बंगला में पढ़ पाते। मेरे अंग्रेजी अनुवाद उसका अक्स नहीं उकेर पाते। हर देश की अपनी प्रतीक भाषा होती है, उसकी अभिव्यक्ति के अपने प्रतीक होते हैं। जब मैं खुद अपनी कृतियों का अनुवाद करता हूँ, मुझे नए बिंब ढूंढने पड़ते हैं। इसी तरह की स्वीकारोक्ति एलिस रोथेनस्टीन को लिखे अपने पत्र में रवि बाबू देते हैं। जब तक मैं पश्चिम में हूँ, साबित करना पड़ता है कि भारत के नागरिक भी समय के पाबंद होते हैं और अपने आहार व्यवहार की भाषा की उच्चारण शैली तथा मुहावरों के प्रयोग में वे वैसे ही हैं जैसे आप पश्चिम के लोग। दरअसल हमें खुद का अनुवाद करना होता है, अन्यथा आप समझेंगे ही नहीं बल्कि कोई उल्टी समझ पैदा हो जाएगी। यदि मैं पूरब का रवींद्रनाथ होता तो मैं आपके सामने वैसा हाजिर होता जैसा इस क्षण हूँ, और मेरे लोग निश्चय ही मुझ पर यह सोचकर हंसते कि यह आदमी तारीख भूल गया है। पर अनुवाद को एक भिन्न व्याकरण का अनुसरण करना पड़ता है और बहुत सही होना होता। टैगोर, रवींद्रनाथ इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, रवींद्रनाथ रचना बोली, द सेंटिनरी एडिशन इन 15 वैल्यूज गवर्नमेंट ऑफ W. B. 1961।
विलियम पियर्सन को एक पत्र में वे लिखते हैं कि अंग्रेजी अनुवाद में मूल बांग्ला उपन्यास के कुछ हिस्से छोड़ दिए जाएं तो अंग्रेजी पाठकों को यह अटपटा लगेगा, वे इससे ऊब जाएंगे। इसी अधैर्य का फल है कि एशिया का सत्साहित्य भी फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड में अनुवाद की खातिर चुना ही नहीं जाता। पढ़े जाने, चुने जाने, उनकी निगाहों में योग्य ठहराए जाने की चिंता उन ग्राम बालाओं की चिंता से मिलती जुलती है, जिन्हें बार बार लड़के वाले देख देख कर छांट जाते हैं। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, पिया चाहे लाख फंड्स हों लेकिन ढलना उन्हीं की पसंद के अनुसार होगा, यह चिंता अनुचित पर स्वाभाविक है। पूरी गीतांजलि और अन्य 5 काव्य संकलनों के अनुवाद पर यह चिंता हावी है। अंग्रेजी अनुवाद में भारतीय भक्ति का मानमनुहार, ठस्सा, सख्य भाव आदि एक करुणाविगलित क्रिश्चियन भावधारा में अनुदित हो गए हैं और कुल मिलाकर अनुवाद इसी रूढ़ि में कैद हो जाते हैं कि विश्वयुद्ध से थके हारे लुटे पिटे यूरोप को पूरब का कोई रहस्यवादी ठंडे स्वर में शांति संदेश दिए जा रहा है, जैसे यह भी एक सेवा हो। एक उदाहरण से हम यह बात साफ कर सकते हैं। गीतांजलि का तीसरा गीत है I know not how thou sin just, my master. I ever listen in silent amazement. The light of the music illuminates the world. The light of the music turns from sky to sky, the holy stream of music breaks through all stony obstacles and rushes on. My heart longs to join in the song, but vainly struggles not into song, and I cry out baffled. Thou hast made my heart captive in the endless meshes of thy music, my master. इस अनुवाद में मास्टर शब्द बार बार आता है। अब देखा जाए कि शाब्दिक अनुवाद कितना अलग है। How do you sing, Guni? I listen with amazement. The light of your music envelopes the wood. The breeze of melody fills the sky. Streams of music break out of solid rocks and flow torrentially. I wish to sing melody in my voice. I wish to say something, but do not find the words. My heart cries because of the defeat. What is this trap you have caught around me? I weave the net of music all around me. एक दूसरे उदाहरण में अजब तरह की सहमी हुई संक्षिप्तता सामने आती है। कविता का शीर्षक है हृदयाकाश। इसके शाब्दिक अनुवाद से इसका फर्क पहचाना जा सकता है। My heart, the bird of wilderness, has found its sky in your eyes. They are the cradle of the morning. They are the kingdom of the stars. My songs are lost in their depths. Let me but soar in that sky, in its lonely immensity. Yet me but cleave its clouds and spread wings in its sunshine. I have surrendered, bird of the sky. I have found a new sky in your eyes. What are you hiding under your lashes? The traces of dawn appear when you smile. रवींद्रनाथ का अनुवाद। Heart desires to fly there alone, to dwell in the land of the eye-star. That sky has made me sing. You climax of music wants to lose itself here. The sky of your heart is endless and lonely, it is calm and beautiful. If I cross that expanse and reach there with my golden wings, my heart will be a chatak and beg for tears. My soul will crave for the light of smiles. शब्दानुवाद। रेखांकित करने वाली बात है कि धीरे धीरे रवि बाबू अपनी इस अनुकूलन कुंठा से उबरे बाद के कई पत्र इसके प्रमाण हैं कि धीरे धीरे उन्होंने एशिया की भाष्य परंपरा की लय में अटपटेपन की सुरक्षा का महत्व समझ लिया। अपनी रक्षा तो प्रेम में भी जायज है, तो अनुवाद में क्यों नहीं होगी। दिनेश चंद्र सेन को लिखे अपने पत्र में उन्होंने माना कि अपनी रचनाओं के अनुवाद उन्होंने स्वयं किए, इसलिए इतनी छूटें लीं। अंग्रेजी भाषा का अधूरा ज्ञान हर दुरूह पत्थर लांघते फलांगते चलने की प्रवृत्ति का वाहक बना। अजित चक्रवर्ती को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का केवल सार संक्षेप वे कर पाते हैं, ग्राम प्रांतर में बहुए सारे गहने पड़ों से लकदक चलती हैं,
सुदूर यात्रा पर और तीर्थयात्रा पर निकलते हुए उन्हें सादा बाना धारण करना पड़ता है, पर सिंदूर तो वे फिर भी नहीं त्यागती। इस बिंब की मजेदार बात यह है कि सुदूर देश की यात्रा उन्हें तीर्थयात्रा से तुलनीय जान पड़ती है और सारसंक्षेप ही सिंदूर का प्रतीक चिन्ह बनकर मुस्कुराता है। यह होती है भाषा की प्रतीक व्यवस्था जिसे लांघ पाना सचमुच कठिन होता है। ऐसी तमाम चुनौतियों से उबरती हुई अनुवाद की एशियाई परंपरा आज जिस मुकाम पर पहुंची है, वहां वह आत्मविश्वास से भरी हुई दिखती है। सलमान रुश्दी सरीखे पश्चिम में स्थित भारतीय अंग्रेजी लेखकों के आके बाके आक्षेपों के बावजूद के रामानुजन, सुजीत मुखर्जी, अमित चौधरी, हरीश त्रिवेदी, हरीश नारंग, जे.जी.वी. प्रसाद, मीनाक्षी और इनाक्षी मुखर्जी, जसवीर जैन, आनंद प्रकाश, ऋतु मेनन जैसे हजारों अनुवादक धीर भाव से अपना काम किए जा रहे हैं और एशियाई अनुवाद की यह गहन परंपरा चीन और जापान में भी अपने ढंग से भास्वर हो एक ध्रुवीय हुई आती इस दुनिया का एक प्रबल एशियाई प्रतिपक्ष रचती जान पड़ती है। 1.7 चीनी और जापानी अनुवाद। चीन में जो मिशनरी सेंट फ्रांसिस से लेकर ऋषि तक आए, कन्फ्यूशियस के प्रज्ञा पक्ष से उनका सार्थक संवाद हुआ और सयानेपन से उन्होंने दोतरफा अनुवाद की एक नई परंपरा की नींव डाली। शंगड़ी गॉड इज वॉट यू कॉल टेन हेवन। ही वंस इंस्पायर्ड कन्फ्यूशियस, मेंशियस एंड मैनी ऑफ योर पास्ट एम्परर्स एंड किंग। We are not here to deny your Confucian tradition, but to present to you something complementary. 1995। किंतु एक व्यापारिक औद्योगिक संस्कृति के सामान्य समझबूझ कॉमन सेंस का अनुवाद इतना आसान नहीं था। प्रतिरोध के कई बिंदु उभरे। विंग, यांग और मिंग घरानों ने पश्चिमीकरण का पुरजोर विरोध किया, किंतु ओपियम युद्ध 1540 के बाद जो यांगू आंदोलन चला, उसमें पश्चिमी ज्ञान विज्ञान और तकनीकी शास्त्रों के विशद अनुवाद की जरूरत रेखांकित हुई। उन दिनों बड़ी संख्या में चीनी छात्रों को छात्रवृत्ति दे देकर पश्चिम भेजा गया और बाद के वर्षों में वे ही पारंपरिक ग्रंथों के आधुनिक अनुवादों भाष्यों के प्रतिपालक बने। वैज्ञानिक अनुवाद और भी कठिन सिद्ध हुए। डार्विन का विकासवाद एक ऐसी भाषिक परंपरा में कैसे अनुदित हो पाता जहां प्रकृति और मनुष्य एकाकार थे, किसी पदानुक्रम का शिकार नहीं। रैखिक काल की गति जहां चक्राकार हो, वहां प्रगति की अवधारणा समझा पाना समाज वैज्ञानिकों के लिए भी कठिन था। जे.एस. मिल के ऑन लिबर्टी का अनुवाद आधुनिक चीनी में यान ने किया और उसकी भूमिका में वे लिखते हैं कि फ्रीडम चीनी भाषा में लिबर्टी से अलग व्याप्ति रखता है। When a person is imprisoned in English, he is said to lose his liberty, but not his justice. When one unties a dog in English, it is said to set the dog at liberty, that is to give the dog easy freedom, but not gong, thus justice. The two are related but not to be mixed. इस महत्वपूर्ण अनुवाद में भी कई जगह सार संक्षेप से काम चलाया गया है और मातृभाषा की नाटकीयता और जीवंतता बरकरार रखने की पूरी कोशिश हुई है। इस नई तरह के वाक्य गठन की पहल से महत्वपूर्ण काम हुआ है। भावक मन को दैवी साम्राज्य की मनोभूमि से विकासवाद की मनोभूमि तक लाने में इन अनुवादों की महती भूमिका रही है। एशियाई अनुवाद परंपरा की यह एक नई कड़ी है। जापान के साथ मुश्किल थी कि तांग राजवंश सन 618 से 907 तक तो यह मुख्यतः मौखिक भाषा ही रही। बाद के वर्षों में चीनी भाषा चिन्हों से इसने काम चलाया और जिन दिनों चीनी लोग पश्चिमी संस्कृति के प्रतिरोध में लगे थे, चुपचाप यह पश्चिमी क्लासिकों और शास्त्रों ज्ञान प्रत्याख्यान के नए स्रोतों का अनुवाद करती गई। एक खास तरह की अनुवाद भाषा का विकास होता गया जो काफी हद तक परफॉर्मेटिव थी। व्यक्तिवाद, स्त्रीवाद, आधुनिकता, प्रजातंत्र आदि का एक नया भाष्य तैयार हुआ और आज उसका जो एक अलग चरित्र उभरा है, सबके लिए एक मिसाल सी सामने रखता है। तीसरी चौथी शताब्दी में जब बौद्ध साधक चीन गए,
उन्होंने एक अलग तरह की अनुवाद पद्धति प्रचलित की जिसे वे कोई मैच द ट्रांसलेशन कहते थे। खासकर कुमार जीव ने यह महसूस किया कि पहले मुख्य कथ्य जो नया हो अनुवाद के माध्यम से उधर पहुंचाया जाए, बाकी जो मिलती जुलती अवधारणाएं हो शुरू में उन्हें संपादित कर लिया जाए, बाद में मैच कराया जाए कि कैसे ताओ धर्म का भूसिद्धांत बुद्ध की शून्यता से मिलता है। 1.8 मध्य एशियाई अनुवाद। एक बानगी साहित्य इतिहास न केवल संबद्धता का सृजन करता है, बल्कि इस प्रक्रिया में वह उसे वैधता भी देता है। दूसरे उपनिवेशों में पढ़ाए जाने वाले अंग्रेजी साहित्य की तरह मध्य एशिया में भी अंग्रेजी बियोवुल्फ से वर्जीनिया वुल्फ तक की एक अभंग धारा के भ्रामक चित्र खींचती रही और हाल फिलहाल तक अरबी साहित्य ऐतिहासिक बिखराव और आलोचनात्मक डिस्टोपिया स्वप्नभंग के रूप में चित्रित होता रहा। लगातार की उठाव तक का महाख्यान नैतिक पतन का आगार चलता रहा। साहित्यिक आधुनिकता अनुवाद और अनुकरणमूलक विवृतियों के कंधे चढ़कर आई। 13वीं सदी के बगदाद से लेकर 19वीं सदी के बेरूत तक धार्मिक और राजनीतिक हलचलों का एक पूरा सिलसिला किस हद तक का पुनर्जागरण घटित कर सका, यह गहन गवेषणा का विषय है। विश्वासघात, ट्रेचरी, जार्जीकरण, बास्टर्डाइजेशन, अपहरण, यूसरपेशन आदि के रूप में अनुवाद के दोहरे संदर्भ यहाँ मूल्यांकित होते रहे। बाद के समय में ब्राजील का एंट्रोपोफोबिया आंदोलन, यास के ट्रांसक्रिएशन, बोररवेज की थ्योरी ऑफ मिसट्रांसलेशन मिलजुल कर मध्य एशिया की अंतश्चेतना में भी यह तथ्य स्थापित कर गए कि पश्चिम से अनुवाद भी करना हो तो अपनी शर्तों पर अनुवाद अनुकरण नहीं, संवाद है। मूल पाठ डगमग और अथिर लोथड़ा होता है, माटी की लुगदी जिससे नई मूर्तियां गढ़ी जा सकती हैं। अनुवाद लगे तभी संवाद हो पाएगा। अनुवाद आधुनिक प्रेम की तरह है, खुद ही को मिटाए बिना भी आपसे सजग संवाद कर सकते हैं। दो भाषाएं, दो संस्कृतियां उसी तरह एक दूसरे को प्रभावित और उत्साहित कर सकती हैं जैसे दो आधुनिक प्रेमी। इस पूरे एहसास की शुरुआत हम मोहम्मद लुफ्ती जुमाह के अनुवादों में देख सकते हैं। सन 1899 में गाय नेवल बूथबाई ने एक इंपीरियल गोथिक उपन्यास लिखा। उसका तर्जुमा अरबी में लुफ्ती साहब ने जिस तर्ज में किया, वह समय के सारे सामाजिक तनावों का प्रतिबिंबन सुखद तैश में करता है। इसमें हम एशियाई अनुवाद की अधुनातन परंपरा का अग्रकथन फोरग्राउंडिंग देख सकते हैं। नाहदवी साहित्यिक इतिहास में लुफ्ती की चर्चा नहीं मिलती, पर एक बनते हुए राष्ट्र की अस्तित्वगत चुनौतियां पुनर्लेखन, विस्तार और संक्षेपण की युक्तियों से पगे इस सबवर्सिव चिढ़ाऊ अनुवाद की ताकत हैं। कहीं से यह ममिफिकेशन नहीं लगता और हाइब्रिडिटी की भास्वर मशाल बनकर उभरता है। सामाजिक विकासवाद, क्रिमिनोलॉजी, विघटन सिद्धांत और भविष्यवादी विज्ञान एक अलग ही कलेवर में यहाँ प्रस्तुत हैं और इंग्लैंड का वह पक्ष भी पुरजोर भाषा में रेखांकित किया गया है जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एडवांस स्टेट ऑफ रॉटननेस कहते थे। 1.9 अनुवाद की एशियाई सैद्धांतिकी। मार्क्स ने उत्पादन की एशियाई पद्धति की बात की थी। हम एक एशियन मोड ऑफ ट्रांसलेशन की भी बात कर सकते हैं। यहाँ कोई भी पाठ किसी की निजी संपत्ति नहीं होता। रसायनशास्त्र में जो भूमिका फ्री रेडिकल्स की होती है, इस परंपरा में मूल पाठ की भूमिका वही मानी जानी चाहिए। कोई भी पाठ यहाँ एक संयुक्त थाती है, एक साझी संपत्ति जिसका उपयोग कोई किसी भी तरह से कर सकता है। यह साहित्यिक संपदा की ट्रस्टीशिप वाली अवधारणा है, जहां लेखक अनुवादक के बीच की दूरी क्षीण है। जो पढ़े ध्यानस्थ होकर पढ़े पाठ उसी का, वह उसका जो भी करे। आत्म के विलय की यह विशद परंपरा कॉपीराइट के जटिल अधिकारों से मुक्त पाई जाती है। भक्त कवि अपने पाठों में अपना नाम डालते थे तो आत्म प्रचार के लिए नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव का साक्ष्य रेखांकित करने के लिए। 12वीं सदी में आनंदवर्धन ध्वनि को इस नवीन पुनर्गठन का आधार मानते हैं। पहले से कही गई बात भी ध्वनिवक्रता से नई हो सकती है।
अमृशतक भी पदार्थहरण को उचित ठहराता हुआ पुरानी सामग्री के नवीन आरोहण या पुनसंस्कार की दो पद्धतियां सुझाता है, प्रतिबिंब कल्प और आलेख्य कल्प, जिसे अमृत पदार्थहरण कहते हैं, राजशेखर परपुर प्रवेश या अन्य वाणी वंदित कहते हैं। दूसरे के पाठ का सर्जनात्मक पुनसंस्कार संभव हो तो वह अन्ययोनि पाठ कहलाता है। जिन पाठों से अंतःपाठीय संवाद संभव नहीं, वे अयोनि पाठ हैं। यह योनि एक तरह का गुरुत्व केंद्र या पाठ गांठ अपोरिया की है, जो कई तरफ खुल सकता है और कई रूपों में ठहर सकता है। खंड रूप में तेलबिंदु की तरह सतह पर सर्वत्र व्याप्त, नट की पोशाक की तरह ऊपर से आरोपित नटेनपट। वाल्टर बेंजामिन इसे अपने ढंग से पाठ में उत्तर जीवन में भागीदारी मानते हैं और पाठ ग्रहण में इतिहास का रेखांकन उनके लिए जरूरी है। विचारधारा, काव्यशास्त्र और विमर्श भाषा की जिन सतहों पर गले मिलते हैं या छिटक कर अपनी विशिष्टता उजागर करते हैं, अनुवाद उनके प्रति सजग रहता है। कभी पुरानी भाषा की हड्डियां थक जाए तो अनुवाद के माध्यम से पास आई भाषा उन्हें नई ऊर्जा, नई भाषा देती है। ब्राजील वाले इसे ही कैनिबलाइजेशन कहते हैं, किंतु यहाँ इसका सकारात्मक अर्थ अभीप्सित है। बेंजामिन इसे हड्डियों में चांदी का उचकुन लगाना कहते हैं। यह चांदी का उचकुन इसलिए है कि यह विदेशी पंथी दमकनी भी चाहिए। जब इसका परायापन सप्रयास दमके तब एक अलग उबड़-खाबड़ से वैशिष्ट्य बोध के साथ रोलाबार्थ इसे उद्धरणों का उतक कहते हैं। दरअसल यह खुरदरापन ही वाणी का वैशिष्ट्य है। अब बहुत चिकने चुपड़े बनेठने अनुवादों का युग बीत गया। अच्छा अनुवाद अन्यता का संगीत आत्मसात करने में मदद करता है। वह हमारे पोलिसिस्टम पर प्रभाव डालता हुआ हमारी भीतरी दीवारें भी ढाहता है। बंद दरवाजे तो कहीं नहीं ले जाते। बचना है तो रचना है। अनुवाद पुनर्सर्जना का माध्यम बनेगा। होमी भामा इसी अर्थ में अनुवाद को सांस्कृतिक बचाव की रणनीति कहते हैं। 1.10 अनुवाद की बगदाद परंपरा संगठित और सांस्थानिक रूप से अनुवाद करवाने की दिशा में बड़े पैमाने पर पहल करने का श्रेय अरब शासकों को दिया जाना चाहिए। उमायद वंशीय शासकों के शासनकाल सन 661 से 750 में इसकी शुरुआत हुई। अब्बासीद वंशीय शासकों के शासनकाल सन 750 से 1258 में इस उद्यम का विकास हुआ। अलम्मून सन 813 से 833 का शासनकाल इस बात के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। इस पूरे प्रयास का केंद्र बगदाद था, जिसका निर्माण अब्बासीद खलीफा अल-मंसूर सन 754 से 75 ने करवाया था। अनुवाद के प्रति ऐसी अपूर्व निष्ठा वहां उससे पहले नहीं देखी गई। अल-मंसूर ने अनेक अनुवादकों की नियुक्ति की और एक ट्रांसलेशन चैम्बर का निर्माण कराया। इसमें भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान, गणित आदि से संबंधित रचनाओं के अनुवाद कराए गए। अरस्तु के नीतिशास्त्र जैसी कृतियों के अनुवाद भी इस दौरान हुए। इस दौर के अनुवाद की 3 विशेषताएं थीं। 1. इनकी स्रोत भाषाएं अनेक थीं, संस्कृत, फारसी, ग्रीक, सीरियाई आदि। 2. विभिन्न ज्ञानानुशासनों के अनुवाद यहाँ होते थे, दर्शन, ज्योतिष, रसायन, चिकित्सा विज्ञान आदि। 3. ट्रांसलेशन चैम्बर की स्थापना कर यहाँ सरकारी प्रयत्नों से अनुवाद होता था। स्रोत राउटलेज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज ए मोना बेकर 1998 p 330 1.11 रामकथा के अनुवाद बटा आत्मसातीकरण। अनुवाद की एशियाई परंपरा में रामकथा के विभिन्न अनुवादों का महत्वपूर्ण योगदान है। अकबर के शासनकाल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया, यद्यपि वह मनोयोग से किया गया अनुवाद नहीं था, शासकीय दबाव में अनमने ढंग से किया गया अनुवाद था। तुलसीकृत रामचरितमानस कृतिवास रामायण बांग्ला, कंबन रामायण तमिल, विलियम केरी द्वारा सन 1802 में
तथा रमेश चंद्र दत्त द्वारा सन 1899 में किए गए अंग्रेजी अनुवाद शेख सैदुल्ला मसीह कृत अनुवाद रामायण MC का उल्लेख इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। एशियाई अनुवाद सिद्धांत का पश्चिमी अनुवाद इस आधारभूत तथ्य की पुनः प्रस्थापना है कि भाषा से भाषा की राह कभी बंद नहीं होती। 12 सारांश। अनुवाद का काम मूल पाठ के मुर्दा अर्थों का केंचुल उतारना नहीं, बल्कि उन सूत्रों की पड़ताल करना होना चाहिए जो अर्थ गढ़ते हैं। पाठ के पार खड़ा होकर भाष्य करने के बजाय पाठ के विकास का मार्ग तलाशना चाहिए। पाठ के गूढ़ सूक्ष्म ध्वन्यार्थ और मूल रचनाकार के मर्म की समझ बनाते हुए उसका विश्लेषण करते हुए अनुवाद का कार्य दोहरा हो जाता है। हर संस्कृति एक कहानी सुनाती है। विज्ञापन और नरेशन इसका माध्यम है। किसी राष्ट्र को लगे कि उसकी सांस्कृतिक गरिमा विदेशों में मान्यता पा रही है, उसे वह अलग तरह की मान्यता देने लगता है। अनुवाद नए रूप में कहानी सुनाने का एक सजग माध्यम है। यह विश्वग्राम की सहज और अनवरत प्रक्रिया है। अनुवाद के दौरान भाषा नए यथार्थ गढ़ती है और दो भाषाओं की अंतरंगता में नए गवाक्ष खुलते हैं। ऑक्टेविया पाज ने अपनी एक बातचीत में कहा, कल्पना करें कि चीनियों ने संस्कृत पाठों का, यहूदियों ने ग्रीक पाठों का, एलेक्जेंड्रियन में या फिर रोमनों ने ग्रीक पाठों का अनुवाद कैसे किया। विभिन्न सभ्यताओं का इतिहास दरअसल उनके अनुवाद का इतिहास है। हर संस्कृति की आत्मा अनूठी है। अनुवाद अन्यता से संवाद का सबसे कारगर तरीका है। आज जिसे अंतःपाठीय प्रयाण इंटरटेक्सचुअल डिपार्चर्स के रूप में उत्तर औपनिवेशिक अनुवाद अध्येता पूरी दुनिया में मान्यता दिला गए हैं, एशिया की अनुवाद परंपरा का सार वही है। रामायण, महाभारत, बृहत कथामंजरी, पंचतंत्र, जातक कथाएं आदि के जितने संस्करण प्रचलित हैं, उनके मुक्त अनुवादों को मान्यता दिलाने में भी इन विद्वानों की बड़ी भूमिका है। अनुवाद को अगम अगोचर भाव से देखने के बजाय अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की गठरी साथ लिए भाषिक राजनीति का भाष्य करते हुए भाषा प्रबंधक का काम निभाना है। अनुवाद की एशियाई परंपरा के संज्ञान से हमें बड़ी सीख मिलती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।